बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो हैं वो एफआईए का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईए का जो असिस्टेंट डायरेक्टर और हमारा इंस्पेक्टर का सिलेबस है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आप देखिएगा जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट की अगर हम बात करें, वैसे तो असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों का सिलेबस सेम है एक्सेप्ट एफआईए एक्ट 1947। ये जस्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर में आना है और इंस्पेक्टर में ये नहीं आना, बाकी सारा सिलेबस सेम है। आप देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर में इंग्लिश जो है वो 20 मार्क्स की है, मैथमेटिक्स जो है वो 16 मार्क्स की है, साइंस जो है एवरीडे साइंस वो 16 मार्क्स की है। उसके बाद एफ आई एक्ट 1974 होना चाहिए था, वो 16 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स 16 मार्क्स के, इस्लामियात और पाकिस्तान अफेयर दोनों मिला के 16 मार्क्स, मतलब के 8 मार्क्स की इस्लामियात है और 8 मार्क्स का ही आपका पाकिस्तान अफेयर है। ये आपका सिलेबस है जी असिस्टेंट डायरेक्टर का। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने एएसएफ के अंदर अप्लाई किया हुआ है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जो इससे पहले आया था। और अब जो चल रहा है ये मिड ऑफ मार्च, इसमें पेपर एक्सपेक्टेड थे, लेकिन कुछ लॉ एंड ऑर्डर जैसे कंट्री में सिचुएशन है उसको देखते हुए एएसएफ के पेपर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पेपर एक्सटेंड हो गए हैं। वो फेज 2 के अंदर वो पेपर आएंगे। तो उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। उसमें जस्ट जो ये एक्ट है वो एएसएफ का एक्ट आना है, ठीक है। और एफआईए के अंदर एफआईए का एक्ट आना है। अभी आने वाले कुछ दिनों में, नेक्स्ट मंथ में मोस्ट प्रोबेबली इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी सीट्स आनी है, आईबी एजेंसी। मतलब एजेंसियों में टॉप जो दो एजेंसियां हैं ना, जिनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस टॉप पे हैं, वो एक एफआईए है और दूसरी आईबी है। एजेंसी वैसे तो पाकिस्तान की टॉप पे आईएसआई है, लेकिन उसके अंदर पर्क एंड प्रिविलेजेस नहीं है, एक्स्ट्रा पे वगैरह कोई नहीं है वहाँ पे। आपकी जो आम इदारों की पे है उनकी पे भी वही है। फॉर एग्जाम्पल एक 17 का बंदा अगर 70,000 ले रहा है स्टार्टिंग सैलरी, 17 स्केल का बंदा, तो जो आईएसआई है, एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसमें भी पे 70,000 ही है। बस अब वो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है। ऑल दो उधर जो लोग मिलिट्री से इंडक्ट होके जाते हैं, मिलिट्री से जो इंडक्शन होती है एमओडी में, एमओडी वैसे एक जो है अदारा है आपका, सिविलियन अदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, लेकिन उसमें जो इंडक्शन मिलिट्री के थ्रू होती है उनके पर्क एंड प्रिविलेजेस ज्यादा होते हैं। लेकिन एफआईए में और आईबी में, इन दो अदारों की जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट डबल है। इनके अलाउंसेस ज्यादा लगते हैं। 17 ग्रेड की सैलरी 130 140 क्रॉस करती है, 1,30,000 तक असिस्टेंट डायरेक्टर की। तो अब मैं बताता हूँ आपको काम क्या है। तो कहने का मकसद ये कि सिलेबस ऑलमोस्ट जो है ना, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का, डिफरेंट जो एजेंसियां होती हैं उनका जो पेपर जनरल नॉलेज का होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा बहुत फर्क डल जाता है एक्ट का, जैसे यहाँ पे एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट में एफआईए का एक्ट पूछा हुआ है, जबकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ की सीट होती है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, उसमें एएसएफ का एक्ट पूछा जाता है। एक्ट आखिर में बंदा 2-3 दिन के अंदर भी तैयार कर लेता है। जब भी जिस भी पेपर का करीब आएगा तो मैं वो 2-3 लेक्चर उसके ऊपर आपको डिलीवर कर दूंगा, एक्ट के ऊपर। और आईबी की जैसे मैं बता रहा हूँ कि अभी सीटें आने वाली हैं, उसके अंदर कोई एक्ट नहीं पूछा जाता, उसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता, और बाकी पोर्शन 20-20 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 16-16 का है ना नीचे वाला, 20-20 मार्क्स का, किसी भी किस्म का कोई एक्ट नहीं होता उसमें। तो ये असिस्टेंट डायरेक्टर का सिलेबस आ जाता है। ये ऑफिशियल सिलेबस पीछे वाला टाइपिंग की शक्ल में है। ये ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है एफपीएससी की, कि पार्ट 1 20 मार्क्स की इंग्लिश है, और बाकी 5 पार्ट और हैं जिनमें से 16-16 नंबर का पेपर आना है आपका। सिमिलरली अगर हम इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन देख लें,
जी, कस्टम्स की भी मे बी पॉसिबल नेक्स्ट मंथ में आ जाए। एग्जैक्टली उसका मैं आपको नहीं कह सकता कस्टम की, लेकिन तकरीबन हर साल आ जाती हैं। कस्टम्स की अभी पिछले साल भी आई थी वैसे सीटें तो। एमओडी का काम क्या होता है असिस्टेंट डायरेक्टर का? इंफॉर्मेशन गैदरिंग मेन काम होता है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं ना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना डिफरेंट सोर्सेज से। इनके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, न्यूज एजेंसी वाले होते हैं डिफरेंट सिटीज में, और कोई पॉलिटिशियंस के पास इनके आगे डिपार्टमेंट हैं बेसिकली काफी सारे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियंस के साथ अटैच हो जाते हैं। और मेन मकसद ये होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना होता है, इन्होंने उसको प्रोसेस करना होता है, चीजों को समझना होता है और आगे भेजना होता है कि फलां जगह से हमें फलां इंफॉर्मेशन मिली है। तो इंस्पेक्टर का आप देखिएगा, आप में से कई लोगों ने इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन पे अप्लाई किया होगा, जिनकी हाइट का क्राइटेरिया मेट करता है 5.6 मेल के लिए और फीमेल के लिए 5.2। तो इसमें 20 मार्क्स के सारे पोर्शन, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जनरल नॉलेज, 10 नंबर की इस्लामियात और 10 नंबर का पाकिस्तान अफेयर। मतलब कि टोटल आपके 6 सब्जेक्ट बन जाते हैं, जो अगर आप कवर कर लेंगे तो आपका FIA का पोर्शन क्लियर हो जाता है। तो इन्हीं सब्जेक्ट को पर वीक की बुनियाद पे हम एक एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। इस तरह जो है 6 हफ्ते 7 हफ्ते में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स पे ज्यादा लेक्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ पे कम भी हो सकते हैं, तो वो वेरी करता है। इस तरह जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है 2 महीनों में ये सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। और अगर किसी ने साथ तीसरा महीना लगाना होता है PPSC की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट अजाफी हैं। उनमें फॉर एग्जांपल उर्दू में से भी पूछा जाता है, कंप्यूटर में से भी पूछा जाता है, और एक आधा और कोई सब्जेक्ट अगर शामिल हो जाए उसके अंदर, जियोग्राफी जस्ट लाइक दैट, तो वो सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं, तो कोर्स जो है फिर 3 महीने का हो जाता है। तो आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं इनमें से वो है मैथमेटिक्स, जो कि इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में भी 20 मार्क्स का, इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में 20 मार्क्स का आना है, और असिस्टेंट डायरेक्टर में 16 मार्क्स का आना है मैथमेटिक्स का पोर्शन। अब ये जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है ये बेसिकली एक टफ पोर्शन है स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ के लिए तो ये बिल्कुल हलवा होता है, वो उनके लिए मैथमेटिक्स बड़ा इजी होता है। हर बंदे का मतलब एक माइंडसेट होता है। कुछ होते हैं वो बायो वगैरह में तो बहुत ज्यादा एक्सेल कर जाते हैं, लेकिन मैथ की ज़रबे तकसीमों भी उनको बहुत ज्यादा अजाब लग रही होती हैं। तो काम प्रैक्टिस का है। और दूसरी बात ये कि जो FPSC आपसे पूछता है ना मैथमेटिक्स, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता, कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल नहीं होता, बेसिक बेसिक चीजें पूछी होती हैं। इवन के जो सिलेबस में आपको उन्होंने पोर्शन भी दिए होते हैं कि मैथमेटिक्स किन पोर्शंस में से आएगा। ये देखिए बेसिक अरिथमेटिक जो है वो उन्होंने दिया हुआ है। ये FPSC का जो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये उनके ऑफिशियल सिलेबस का स्क्रीनशॉट है, जो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है कि इसमें से FIA का पेपर आना है। FIA के पेपर में जो मैथ का पोर्शन आना है वो इन पोर्शंस में से हमने पूछना है। तो देखिए जो उन्होंने 4 पोर्शन दिए हुए हैं, अलजबरा, नंबर 2 रेशियोज, नंबर 3 परसेंटेजेस एंड नंबर फॉर अरिथमेटिक मीन्स। तो जो मैथ है वो आपका इन 4 पोर्शंस में से आना है। अगर आप इन 4 पोर्शंस को अच्छे से तैयार कर लें और इनकी बेसिक्स तैयार कर लें तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं। 20 में से 17-18 नंबर तक आराम से ले सकते हैं। अब इन 4 पोर्शंस पे वैसे तो FPSC का स्ट्रिक्ट है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आना है, लेकिन हम जब पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत झोल हो जाता है टॉपिक्स में। लेकिन वो टॉपिक्स बिल्कुल ऐसे नहीं होते कि बिल्कुल ही अलहदा कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल के लॉगरिथम के क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिए हैं, या जो थ्योरम वगैरह आपसे पूछ लिए हैं जो 9th 10th में होते थे, वो भी रिलेटेड होते हैं अलजबरा, रेशो, परसेंटेज और अरिथमेटिक मीन से ही। बट उसकी थोड़ा सा उन्होंने घुमा के डिमेंशन पूछी होती है। पास्ट पेपर्स का अगर आप एनालिसिस करें, हम देखेंगे भी पास्ट पेपर के, मैं आपको क्वेश्चंस हल कराऊंगा भी और आपके जिम्मे भी लगाऊंगा, उनको आपने करना है। तो
वो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अगर 3-4 एरियाज हम देख लें तो उसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी आ जाती हैं, स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एक कार इतनी स्पीड से जा रही है, दूसरी इतनी स्पीड से जा रही है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो हम बेसिकली मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल ही जो है ना ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, उन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे जो हमने 8th 9th और 10th में पढ़ी। लेकिन डेफिनेटली उसके बाद हम लोग एफएससी के अंदर चले गए, हर बंदे ने अपना सब्जेक्ट एरिया चेंज कर लिया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज में चले गए, यूनिवर्सिटी के अंदर बिल्कुल मैथमेटिक्स नहीं थी। अगर कोई एक आधा माइनर सब्जेक्ट था भी स्टैट का या मैथ का, तो वो इतनी तवज्जो से हम आमतौर पे नहीं पढ़ते, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट होता है। तो लेकिन बातें ये सारी होती वही हैं जो 8th क्लास की मैट्रिक में है, 9th की और 10th की मैट्रिक में है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी नंबर से, कि जो नंबर्स के सेट होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं हमारे, वो डिफरेंट सेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। एक को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जैसे काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर हम ये देखें नीचे ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, नेचुरल नंबर को हम डोनेट करते हैं एन से, नेचुरल एन, एन इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो जो नंबर, ये नंबर होते हैं, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। और इस आपको पता है कि जीरो जो है वो पहले गिनती का हिस्सा नहीं था, जीरो को इंट्रोड्यूस कराया है अल ख्वारिज़मी ने। अब ये भी एमसीक्यूज एक पास पेपर में आया हुआ है मैथमेटिक्स के पोर्शन में, कि जीरो को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये एक मुसलमान मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अल ख्वारिज़मी, उसने जीरो को इंट्रोड्यूस कराया था। तो जब जीरो इंट्रोड्यूस हो गया नेचुरल नंबर के सेट में, हमने जीरो को भी लगाना शुरू किया, तो वो कहलाना शुरू हो गया होल नंबर। होल नंबर डब्ल्यू से, तो होल नंबर को भी हम जो है डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से शो करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू ब्रैकेट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, के सो ऑन का मतलब डॉट्स लगे हुए हैं कि आगे जहां तक गिनती जाती है चली जाए, ये सारे इसी सेट के अंदर आएंगे। तो इस स्लाइड से हमें यह पता चला कि नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 का सेट होता है, जबकि होल नंबर के अंदर जीरो भी ऐड हो जाता है। अब ये ADIB देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर है। असिस्टेंट डायरेक्टर एक अच्छी खासी पोस्ट है, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2014, और उसने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 होता है, क्योंकि हमने देखा कि नेचुरल नंबर के हम सेट को कैसे जाहिर करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर है वो नेचुरल नंबर 1 था। इसी तरह अगर वो पूछ लेता है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है, तो वो 0 है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा, प्राइम नंबर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक तो इसकी डेफिनेशन और हमें पता होगा कि प्राइम नंबर कौन से हैं, उसके बाद डिफरेंट डिमेंशंस में इसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो आगे स्लाइडों में मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो, अगर आसान में भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं, ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड ना होता हो, पूरा पूरा फुली डिवाइड ना होता हो। फुल डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो कहता है कि एक पे और अपने आप पे, एक को हम साइड पे भी अगर रख दें तो मैटर नहीं करता। ऐसा नंबर जो अपने आप पे पूरा पूरा डिवाइड हो, इसमें एक नहीं आता एक्सेप्ट वन। वन भी वैसे तो एक एक पे डिवाइड होता है तो एक ही बचता है, लेकिन इसके अंदर हम एक वन को जो है वो कंसीडर नहीं करते। तो ये हम स्टार्ट करते हैं, देखिए जी 2 से। 2 देखिए सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, दो दो से कटा एक रह जाएगा। इसके बाद देखिए 3, 3 भी सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होता है, 3 3 पे डिवाइड हुआ तो पूरा पूरा डिवाइड हुआ, 1 बचा। इसके बाद आ जाए 4,
4 देखिएगा ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। जी सॉरी, वो मुझे कॉल आ गई थी। जी, हम प्राइम नंबर की बात कर रहे थे। दो हमने देखा, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 के ऊपर हम आए तो हमने देखा 4 अपने अलावा 2 पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ये देखिए, 2 को एक ये हमने डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद आप आ जाए 5। 5 देखें, ना 2 पे डिवाइड होता है, ना 3 पे, ना 4 पे, डायरेक्ट 5 पे ही डिवाइड होता है। तो प्राइम एक 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है। उसके बाद अगर हम देख लें 6, तो 6 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 6 जो है 3 पे भी डिवाइड हो जाता है। इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि ऐसा डिजिट जो सिर्फ अपने ऊपर या एक के ऊपर तो डेफिनेटली उसमें डिवाइड होना ही है, जो अपने ऊपर पूरा पूरा डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाता है। अब आपके सामने एक सेट दिया हुआ है, तो मुझे बताइएगा इस सेट में से कौन सा सेट प्राइम नंबर का सेट है। क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या बाकी किसी के साथ भी ये इशू आ रहा है? क्या मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही? कोई एक ऐसा बंदा जिसको मेरी वॉइस क्लियर आ रही हो और स्लाइड्स विजिबल हो। क्लियर है? इसका अगर एक को भी क्लियर है तो इसका मतलब है मेरी तरफ से भी इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हैं कि जो सी है वो प्राइम नंबर का सेट है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, राइट आंसर इज सी। क्योंकि हम देखते हैं पहले के अंदर 4 है जो कि 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब इसमें एक डिजिट ऐसा आ गया जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो ये सेट नहीं हो सकता। सेकंड नंबर वाले सेट में भी हमने देखा 4 है, वो भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड होता है, 8 भी डिवाइड होता है, तो ये भी प्राइम नंबर का सेट नहीं है, और राइट आंसर इज सी। चले मजीद हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर? इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? जी बताइएगा, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? यहाँ पे देखें, काफी राय जो है वो डिफरेंट टाइप की आ गई। रिजवान 71 कह रहे हैं, सना उल मुसव्वर आसिफ 91, आकिब गुज्जर कहते हैं 61, मरियम कहती हैं 91, सन मुसव्विर आसिफ बता रहे हैं रीजन 13, 17, 91, 61। काफी सारी राय सामने आ गई। तो देखिए, यहाँ पे हमने उसको लिखना है कि जो प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइम नंबर नहीं है वो है जी 71। देखिएगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो अपने अलावा किसी पे, सॉरी, प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। तो 31 को हम देखें तो क्या आप में से जो अगर 31 कहता है तो मुझे कोई बता दें डिजिट जिस पे 31 डिवाइड होता हो। जो लोग 61 कहते हैं वो मुझे कोई ऐसा डिजिट बता दें जिस पे 61 डिवाइड होता हो। और अगर ऐसा कोई डिजिट नहीं है तो 61 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। सिमिलरली
71, अगर तो कोई नंबर आप मुझे बता दें 71 के अलावा जिसपे 71 डिवाइड हो रहा है, तो हम ये मान लेंगे कि 71 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, वरना हमें यही कंसीडर करना पड़ेगा कि 71 एक प्राइम नंबर है। और अगर 91 मैं कहता हूं, या आप में से जो लोग कहते हैं कि 91 एक प्राइम नंबर जो है नहीं है, ये किसी और पे भी डिवाइड होता है, तो उनको हम ये रीजन दे सकते हैं कि राइट, ये 7 पे डिवाइड होता है। अगर हम 91 को 7 पे डिवाइड करने की कोशिश करें तो आंसर 13 आता है, और पूरा पूरा ये देखें डिजिट्स में नहीं आ रहा, डेसिमल्स में नहीं आ रहा, ये पूरा पूरा आंसर आ रहा है। तो 91 इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहां तक तो हो गई आसान आसान सी बात। और इस तरह के क्वेश्चन भी देखें, जो पेपर आता है ना आपका, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है वो मिला जुला पोर्शन होता है। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया कि वो ये भी पूछ लेता है सबसे छोटा जो है नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। अभी आगे मैं आपको एक पेपर का क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये भी पास पेपर्स में आया हुआ है। ये ऐसा मतलब क्वेश्चन है जिसका अगर आपको कंसेप्ट पता है तो विद इन 2 to 3 सेकेंड्स आप उसके आंसर को क्लिक भी कर देंगे। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ कंसेप्ट ऐसे भी आ जाते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं, और जिसमें हमें 2 से 3 फार्मूले लगाने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, हमने पीछे डेफिनेशन में भी देखा। अब देखिए, अब उसने थोड़ी सी प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको पता चल गया। अब उसने प्राइम नंबर में नई एक चीज डाल दी कि पहले 5 प्राइम नंबर्स का सम कितना है। तो अब आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन पता है, वो पहले 5 नंबर आप लिखें और उनको जमा कर लें और मुझे आंसर बता दें। जी, 28 इज द राइट आंसर। हमने देखा पहले 5 प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7। नहीं मलिक अब्दुल रहमान, 26 नहीं, 28 बनता है। आप या 9 को ले रहे हैं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, आप ओड नंबर्स को गिन रहे हैं। ये देखिए ये 3 पे डिवाइड हो जाता है। तो 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये 5 नंबर पहले 5 प्राइम नंबर हैं। 288 होए गुजरा की करता पे। चले, ये इनके आंसर दिए मैं तीनों क्वेश्चंस के। अच्छा ये देखिए, अब मैंने ये कुछ पेपर्स में से क्वेश्चन निकाले। ADIB 2014 का पेपर, ये मैंने पीछे भी आपको दिखाया। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1। 67 नंबर पे ये क्वेश्चन है, देखें 68 नंबर पे उसने प्राइम नंबर पूछ लिया है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, ये ओरिजिनल पेपर है, 2। तो ये इस तरह से आपको कंसेप्ट पता होगा तो फौरी तौर पे आप लगा देंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो है किधर गया, ये 21 क्वेश्चन देखिएगा, ये एक और पेपर में से है, ADIB असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो 2017 का पेपर है। इसमें वो पूछता है एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। क्वेश्चन को समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। वो कह रहा है कि आपने एवरेज निकालनी है उन सब प्राइम नंबर्स की जो 30 और 50 के दरमियान आते हैं। अब आपने 30 to 50 के दरमियान, वैसे तो ये 20 डिजिट्स हैं, उन 20 डिजिट्स में से हमने वो डिजिट सिर्फ निकालने हैं जो कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब उसमें क्या क्या आएगा, 31, 32 नहीं आ सकता, 33 नहीं आ सकता, 34 नहीं आ सकता, हाँ जी, 37, उसके बाद 41,
43 और कौन सा आपने बताया? 40 नहीं, 49 नहीं, 49 नहीं, एंड 47। ये 5 नंबर हैं जी, जस्ट, जो कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में आते हैं 30 से 50 के दरमियान। बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो किसी ना किसी पे डिवाइड हो रहे होंगे। 49 है वो 7 पे डिवाइड होता है, ठीक है। इन सारों को अब उसने कहा क्या करना है, एवरेज। अब आपको यहाँ एवरेज निकालने का, वैसे तो हमारा एक पूरा जो है लेक्चर एवरेज के ऊपर ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें 4 पोर्शन दिए हैं, तो उन चारों पे तो हमारा एक एक लेक्चर बनता ही है लाजमी तौर पे, जो उसने हमें बताए हैं। बाकी कुछ और प्रॉब्लम जो हैं, जो हम देखते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, उस पर कोई एक्स्ट्रा लेक्चर हो सकता है, लेकिन उन 4 के ऊपर तो 4 लेक्चर्स मस्ट है ना। तो एवरेज को हम डिटेल में भी देखेंगे। एवरेज का फार्मूला क्या होता है? सम ओवर नंबर्स। मतलब कि इनको आप प्लस कर दें, ये जो आपके पास सम आए हैं डिजिट्स, 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47, ठीक है। और इसको डिवाइड कर दें, टोटल कितने ये नंबर हमारे पास आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 ये हमारे पास नंबर आए हैं। ऊपर वालों को हम प्लस करेंगे और 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.8 जी। 199 जो है हमारे पास सम आएगा। 199 को आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर नीचे हाईलाइटेड भी है, 39.8 इसका राइट आंसर है। ये बड़े बेसिक कंसेप्ट हैं मैथमेटिक्स के, लेकिन बस मामला ये है कि कुछ हम में से कुछ को मैथमेटिक्स शुरू से नहीं अच्छी लगती थी या नहीं आती थी, लेकिन अब रोला ये पड़ गया कि जो कंपटीशन के एग्जाम्स हैं, 1 पेपर MCQ, उसमें 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स है। और अगर आप मैथमेटिक्स में 15 नंबर भी, 14 कर लें, 14 से 15 नंबर कर लें, चलें, जिसका मैथ थोड़ा सही नहीं है उसके 5-6 नंबर भी कट जाए तो गुजारा हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो मेरिट होता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सीटों का, वो 80+ होता है। चलें, आप 6 नंबर का मार्जिन मैथ में से निकाल लें, लेकिन छोटे छोटे कंसेप्ट करके कम से कम 13-14 नंबर तो लें ना मैथमेटिक्स में। और जिनका अच्छा है उनको तो चाहिए 18-19 नंबर जो है वो लें। अभी रिसेंटली एक मैंने पेपर दिया था, उसमें मेरे 19 नंबर ठीक थे, ठीक है। एक सिर्फ नंबर मेरा गलत था, 20 में से 19 ठीक थे मेरे मैथ के। एक गलत था, वो भी बड़ा बेसिक कंसेप्ट था, बाइनरी के अंदर किस तरह लिखते हैं नंबर्स को, और वो इनके सिलेबस का हिस्सा नहीं था। लेकिन सिलेबस का हिस्सा हो ना हो, जो बेसिक्स हैं वो आपको आनी चाहिए, लेकिन वो मुझे भूल गया हुआ था। तो वो ही एक नंबर मेरा सिर्फ गलत हुआ था। तो जिनका मैथमेटिक्स आप में से देखें कैसे फर फर बता रहे हैं, अच्छा है, वो 18 से 19 नंबर ले जाएंगे। लेकिन इसमें डिसऑर्ट होने की बात नहीं होती, आप इधर से मार्क्स नहीं ले सकते तो किसी और पोर्शन में से ले लें। आप करंट अफेयर्स में से ज्यादा अच्छे मार्क्स ले लें, आप अगर CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं, आप इस्लामिक स्टडीज में से ले लें, पाकिस्तान अफेयर्स में से ले लें। और अगर आप हर पोर्शन में ही वीक है, तो फिर जो है वो शादी करने का सोच लें फुफ्फो के लड़के के साथ। आखिरी ऑप्शन वही बचता है। उसकी जॉब लग गई होती है, शादी उसके साथ हो जाती है। लड़के बेचारे मुसीबत में होते हैं, उनकी अगर जॉब ना लगे तो फुफ्फो की बेटी भी नहीं मिलती। या वो वाली मिलती है जो और कोई नहीं लेके जा रहा होता जिसे। तो जी, नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं, और ये भी बड़े बेसिक बेसिक से कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है जी मीडियन का। मीडियन से मुराद होता है मिडल वैल्यू, द नंबर विच इज द मिडल और द मिडल वैल्यू। ऐसा नंबर देखें, आपके पास सेट दिया हुआ है डिजिट्स का, उसके अंदर जो मिडल के अंदर वैल्यू होगी उसको मीडियन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेट देता हूं, 3 5 7 9 11। इसका मीडियन क्या होगा? आप देखें मिडल में ये टोटल हिस्से हैं 5, 2 डिजिट ये हो गए, 2 डिजिट ये हो गए, मिडल में है 7, तो इसका मीडियन होगा 7।
अच्छा, ये तो मैंने बिल्कुल एक तरतीब में आपको सेट करके लिख के दिया। अगर आपके पास सेट आ जाता है जो रैंडम दिया होता है, फॉर एग्जांपल है यही सेट, लेकिन वैल्यूज दी हुई है 7, 5, 9, 3, 11, सेट यही है। अब मीडियन हमने ये नहीं निकाल देना, दो इधर करके दो इधर करके 9। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग, जो आपकी मर्जी है, नीचे से ऊपर की तरफ हिंसों को 3, 5, 7, 9, 11 इस तरतीब में लिख लें, या 11, 9, 7, 5, 3 एक तरतीब में लिखना जरूरी है उसको। आप उसको उस तरतीब में लिखेंगे और उसके बाद जो मिडल में वैल्यू आएगी आप कह देंगे ये मीडियन है। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे उसने एग्जाम्पल काफी लंबी दी हुई है, ये यहाँ पे सॉल्व नहीं होगी। मैं आपको एक और सेट देता हूँ और आपने मुझे उसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मीडियन क्या है। जी, मुझे इसका मीडियन बताइएगा क्या बनेगा। मरियम कहती है 3 बनेगा, जो कि गलत कह रही हैं। सनाउल मुसव्विर कह रहे हैं 6 बनेगा, वो भी गलत कह रहे हैं। रिजवान कह रहे हैं 5 बनेगा, इनकी बात को कंसीडर किया जा सकता है कुछ हद तक। देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको एक पहला रूल ये बताया कि इसको, नहीं 5 गलत है, 6 है इसका। 2, 3, 4, हाँ जी 5 बनेगा, सही है, ठीक कह रहे हैं। इसको पहले तरतीब लगाए ना सीधी। 2, उसके बाद इसमें 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। सबसे पहले तरतीब सीधी करनी है। तरतीब सीधी करने के बाद आप देखेंगे टोटल 7 डिजिट्स हैं। 3 को एक तरफ कर लें, 3 को एक तरफ कर लें, तो राइट आंसर विल बी 5। इसका जो मीडियन है वो निकल आया 5। अच्छा, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है अजाफा करता हूं। तरतीब सीधी करना लाजमी है। तरतीब सीधी इसलिए करते हैं कि हमने मिडल वैल्यू निकालनी है ना डिजिट्स की दी हुई। अब अगर हम तरतीब सीधी नहीं करेंगे तो इसमें जैसे ऊपर 3 मिडल वैल्यू बन रही है, हालांकि हालांकि जो 3 है वो इनके मिडल में तो नहीं आता। आपके सामने जो डिजिट्स दिए हुए हैं 3 उनके मिडल के अंदर तो नहीं है। ये तो बिल्कुल एक बेसिक सी बात है कि जो डिजिट्स होते हैं, जो उनका एक होता है ऑर्डर, उसको सीधा रखना होता है। ऑर्डर को सीधा नहीं रखेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब 3 इनके मिडल में नहीं है, 3 तो बहुत छोटी वैल्यू बन जाती है। 5 इनके मिडल में है, 5 की वैल्यू। चलें, अब थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं और इसके अंदर में एक और जो डिजिट है उसको ऐड करने लगा हूं, 10। अब मुझे बताइएगा कि इसका मीडियन क्या बनेगा। सबसे पहले आप इसकी तरतीब सीधी कर लें। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10। 5.5। देखिए, इसमें हमने क्या करना होता है, हाँ जी, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि अब इसके अंदर तो दो डिजिट ऐसे आ गए हैं जो कि मिड में है, 5 और 6। 3 एक तरफ हो गए, 3 एक तरफ हो गए, मिडल के अंदर दो डिजिट्स आ रहे हैं। तो उनको हमने दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना होता है, तो हमारे पास मीडियन निकल आता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 5 और 6 आ रहा है, इसको प्लस करें 11 और 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर विल बी 5.5। चलें, अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ। आपने ये इनका मीडियन निकालना है।
ए का मीडियन निकालें। सबसे पहले जो आपके सामने क्वांटिटी है वो है ए, इस सेट का मीडियन निकालें। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तरतीब देंगे। चार एक तरफ हो गए, चार एक तरफ हो गए, और इसका मीडियन निकल आया 4। नहीं, 3.5 नहीं निकला। ये टोटल जो है कितने हैं जी डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स हैं। जब भी ओड डिजिट्स होंगे तो हमें वो 2 पे डिवाइड करने वाला मसला नहीं करना पड़ेगा। जब भी ओड होंगे, क्योंकि आधे एक तरफ हो जाएंगे, आधे एक तरफ हो जाएंगे, और दरमियान में एक हिस्सा रह जाएगा। ओड से मुराद, हम उर्दू में इसको पढ़ते होते थे ताकदाद। जब भी ताकदाद होते हैं तो वो 2 पे डिवाइड करने वाला मसला हमें नहीं पड़ता। 2 पे डिवाइड करने वाला मसला हमें तब पड़ता है जब इवन डिजिट्स हों, जैसे कि नीचे वाली एग्जांपल में है। अब नीचे वाले का आप सॉल्व करें, मीडियन निकालें। सबसे पहले वही चीज, इसको तरतीब दें। 2 10 10 12 20 22। एक दफा गिन भी लिया करें कि नीचे जितने लिखे हैं ऊपर भी उतने थे। 3 ऊपर है, 6 ऊपर है, और 6 ही डिजिट्स हमने नीचे लिखे हैं। अब इसको देखें, इनमें मिडिल वैल्यू निकालनी है तो 2 इस साइड पे गए, 2 इस साइड पे गए। क्योंकि ये 6 थे, इवन नंबर थे, तो यहां पे हमें दरमियान वाले 2 को जमा करके डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 और 12 हमारे पास आया, इन दोनों को हमने जमा किया, 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, और आंसर हमारे पास आ गया 11। 11 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से जी हम निकालते हैं मीडियन किसी भी दिए हुए डिजिट्स का। अब एक और चीज कर लेते हैं, मोड। मोड का मतलब होता है मोस्ट। अगर किसी का मोड निकालना है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो रिपीटेड, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। इसके अंदर जो भी डिजिट्स का एक सेट दिया हो, हमें उसकी तरतीब असेंडिंग या डिसेंडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने मिडल वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ हमने रिपीटेड वैल्यू निकालनी है। रिपीटेड वैल्यू किसी भी डिजिट्स में, चाहे उसकी कोई भी हमने ऑर्डर रखा हो, वो सेम ही रहनी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको एक जो है करना चाहें ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो आपकी मर्जी है, आपका टाइम जाया होगा पेपर में, और कुछ नहीं है। तो देखिए, जैसे नीचे दिए हुए डिजिट है, उसके अंदर उसने पूछा कि मोड क्या है। तो हमने देखा जो इसमें डिजिट 7 है वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार रिपीटेड है। इसके अलावा कोई भी ऐसा यहाँ पे डिजिट नहीं है जो इतनी ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। 11 है, वो 4 बार है, लेकिन जो 7 यहाँ पे दिया हुआ है इन नंबर्स में, वो 5 बार है। 3 4 5, हाँ जी 5 बार है, 6 बार नहीं है। वो नीचे वाला तो आंसर है ना, 1 2, हाँ सॉरी, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। हाँ जी, ठीक हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मोड। अब अगर मैं आपको कुछ क्वांटिटी दूं, तो उसमें से आपने मुझे मोड बताना है। जी, इसमें बताइएगा 2 3 2 5 7 2 3 3 2।
इसमें कौन सा जो डिजिट है वो मोड होगा? जी बिल्कुल ठीक। इसमें जो 2 का डिजिट है वो मोड कहलाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, जबकि 3 जो है वो 3 टाइम रिपीट है। अच्छा, इसी सेट को मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, इसमें एक और 3 का इजाफा कर देता हूँ। ऐसे एक 3 का मैंने और इजाफा कर दिया, तो यहाँ पे 2 डिजिट्स ऐसे आ गए हैं जो ज्यादा बार रिपीटेड है। तो इसका आंसर 2 और 3 बोथ होगा। हाँ जी, 2 और 3 दोनों ही मोड कहलाएंगे। दोनों 4-4 बार हैं, तो दोनों ही मोड कहलाएंगे। अब आगे कुछ सेट दिए हुए हैं, उनका मुझे आप मोड बताइएगा। सबसे पहले सेट ए का मुझे मोड बताइएगा। हाँ जी, 3 एंड 7। 3 भी 2 बार रिपीटेड है और 7 भी 2 बार रिपीटेड है। और निचले सेट का मुझे जो है वो आप मोड बताइएगा। सेट नंबर बी का जी राइट आंसर। 10 जो है वो मोड है सेट नंबर बी का, क्योंकि यहाँ 10 जो है वो 2 बार आया है, और बाकी जितने भी डिजिट्स हैं वो जस्ट 1 टाइम रिपीट हो गए हैं यहाँ पे। जितने जितने अगर जिनकी नंबर बराबर है वो सारे मोड कहलाएंगे। वो जितने भी हों वो सारे मोड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इसमें लिमिट कोई नहीं है, जहां तक मेरा ख्याल है। बाकी आप इसको मजीद कंफर्म कर सकते हैं। ये सोल्यूशन ही दिया है। इसके बाद दो कंसेप्ट और आ जाते हैं। एक आ जाता है मीन का और दूसरा आ जाता है रेंज का। मीन का कंसेप्ट जो है वो एवरेज का कंसेप्ट है। एवरेज के कंसेप्ट के ऊपर आल्दो हमारा पूरा लेक्चर है, लेकिन यहाँ पे हम मुख्तसर तौर पे इसका तारुफ देख लेते हैं, मीन या एवरेज क्या कहलाता है। रफ वर्क के लिए कोई एक्स्ट्रा पेपर नहीं जी, नहीं देते। एक्स्ट्रा पेपर नहीं देते। सम टाइम एक पेपर अवेलेबल होता भी है, और सम टाइम अगर ना अवेलेबल हो तो वो आपको कहते हैं कि पेपर के एंड में जो थोड़ी सी जगह बची हुई है ना, उसके ऊपर ही सॉल्व कर ले। और सम टाइम वो आपको पेपर दे देते हैं, बट ये वेरी करता है सेंटर टू सेंटर। आपको दिए गई सिचुएशन के मुताबिक ही एडजस्ट करना होता है। हाँ जी, मुश्किल तो होता है, तो बस आपने जो है ये अच्छा ऑप्शन दिया है रिजवानुल्लाह ने, लेड पेंसिल ले जाएं और उसके मुताबिक आप सॉल्व कर लें। तो जी मीन का कंसेप्ट देखिएगा। डेफिनेशन: द टोटल ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। अब देखिएगा, ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं और इसका निकालना है मीन, एवरेज। तो हम क्या करेंगे, इन सारे नंबर्स को प्लस कर देंगे। 11 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 23 प्लस 7, ये नीचे प्लस भी किया हुआ है, और इसका आंसर आ रहा है 99। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको शो नहीं हो रहा क्या? बाकियों को भी ऐसा है?
क्या स्लाइड फुल विजिबल नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो लिख रहा हूँ, वो आप लोगों को शो नहीं हो रहा? ये क्या हो गया? रुकिएगा। अब ये स्लाइड अगली आई है, अब स्लाइड चेंज हो रही है क्या? फ्रीज हुआ हुआ है अभी? चले, मीन और एवरेज जितने डिजिट्स दिए हों उन सबको आपने प्लस कर देना है और डिवाइड कर देना है जितने वो डिजिट्स हों टोटल। जैसा कि हमने ये डिजिट्स देखे, ये तादाद में 9 है। सबसे पहले इनका हम सम करेंगे। हमने सम किया तो आएगा 9। जी, वो सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, ये रिजवान बन गया था, ये कर सकता था लेक्चर। अच्छा, हम बात कर रहे थे, मैं फाइल देख लूं। सिग्नल्स का इस वक्त ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। पता नहीं यहाँ मेरे इलाके में कौन सा आशिक जाग जाता है। ईवो के सिग्नल जितने हैं ना,
वो यकदम ही चले जाते हैं। डेली इसी तरह होता है ये ना, 10-50 के राउंड अबाउट। पता नहीं कौन आशिक है। हाँ जी, हम मीन की बात कर रहे थे। तो मीन के अंदर हम ये देख रहे थे, ये रोटेशन पे है। पिछली दफा गर्ल बनी थी, इस दफा बॉय बना है। हाँ ये भी ठीक है, जो आज तक जिंदगी में नहीं मिली वो अब जिंदा हो जाती होगी। सही है भाई। और अकेली घूमती रहती है सड़कों पे, मैं इधर लेक्चर दे रहा हूँ। चलें, मीन की बात हो रही थी तो एवरेज की बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया सम ओवर नंबर, ये होता है जी मीन। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ और उसका मीन आप मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा। 5, 7, 9, 11, इसका मीन मुझे बताइएगा कितना बनता है। अरिथमेटिक मीन और एवरेज एक ही चीज होते हैं। किसी चीज की एवरेज निकालना या अरिथमेटिक मीन निकालना एक ही बात होती है। हाँ जी, रिजवानुल्लाह ठीक कह रहे हैं। इसका जो मीन है वो आ, नहीं, आप गलत कह रहे हैं आसिफ। सादिया सहू भी ठीक कह रही हैं, 8 बनता है। देखिए मीन निकालने के लिए हमने क्या किया, सम ओवर नंबर। तो सम करने के लिए आप देखिए, 5 + 7 + 9 + 11 डिवाइडेड बाय 4। इन सबको आप प्लस करें तो आता है 32, और 4 के ऊपर उसको डिवाइड कर दें। द आंसर विल बी 8। आप जो है नेक्स्ट एग्जांपल करें, मैं आपको बताता हूँ। जी, इसका मीन निकालें फर्स्ट इक्वेशन का। 3, 2, 5, 1, 7, 4, 8, 7, 3 का जो है वो मीन निकालें। मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितने डिजिट्स हैं उनको प्लस करेंगे। 3, 2, 5, 1, 7, 4, 8, 7, 3, और इसको डिवाइड कर देंगे। ये जितने नंबर हैं गिने कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 9 नंबर हैं। आप इन सबको प्लस करें, 3, 2, 5, 5, 10, 11, 7, 18, 22 और 8, 30, 40, 40/9। इसको डिवाइड करें, 9×4 = 36, 9×4 = 36। हाँ जी, सादिया ने सही जवाब दिया, आकिब ने भी सही जवाब दिया। 4.4 इसका आंसर आ जाएगा। ये एवरेज निकालना इतना मुश्किल तो नहीं है। बड़ा लेट आप लोग जवाब दे रहे हैं कि जितने हैं सम 4.44 ही होगा, 4.5 नहीं होगा ये। 4.5 अगर हम इसको देखेंगे रूल्स के मुताबिक तो ये गलत हो जाएगा। हाँ जी, एवरेज और मीन एक ही चीज है। एवरेज निकालना या अरिथमेटिक मीन एक ही बात होती है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन का एवरेज निकालें जी, या अरिथमेटिक मीन निकालें। वही असूल, सम ओवर नंबर। सम करें, 12 + 10 + 20 + 10 + 22। डिवाइड करें नंबर के साथ। ये कितने नंबर हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये टोटल 6 नंबर हैं।
ऊपर वालों को प्लस कर दें सबको, और 6 के ऊपर डिवाइड कर दें। 12.6 जो है वो आंसर आ जाएगा 12.6। हाँ जी, जिनको आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया वो दोबारा से मतलब ये स्लाइडें मिलेंगी, इसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है आगे ना, ऐसे इनको किस तरह से हमने किया है, तो उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। आ, आखिरी कंसेप्ट आज का हम देखते हैं, बिल्कुल इजी। रेंज किसको कहते हैं? रेंज जो है जी डिफरेंस को कहते हैं। कोई आपके पास सेट दिया हुआ है डिजिट्स का, उसमें जो लार्जेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके डिफरेंस को रेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने एक सेट दिया हुआ है 11, 7, 11, 18, 9, 7, 6, 23 एंड 7। इसमें से आप देखेंगे सबसे लार्ज नंबर कौन सा है? सबसे लार्ज यहाँ पे 23 है, 23 है। सबसे स्मॉल कौन सा है इनमें? 6 है। और रेंज क्या निकलेगी? लार्ज माइनस स्मॉल, मतलब कि 23 माइनस 6, 17 इसकी रेंज निकल आएगी जी। आपने सबसे पहले लार्ज नंबर निकालना है उस सेट का, फिर स्मॉल नंबर निकालना है, दोनों को आपस में माइनस कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। ये दो एग्जांपल्स आप मुझे करके बताएं। ये देखिए, सबसे पहले हम एग्जांपल ए करते हैं। आपके सामने एक सेट दिया हुआ है, आप इसमें देखें लार्ज नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर कौन सा है, और फिर रेंज निकाल लें लार्ज माइनस स्मॉल के थ्रू। हाँ जी, इसका आंसर 7 आ जाएगा। लार्ज देखें सबसे इसमें है 8, 8 सबसे बड़ा है दिए हुए डिजिट्स में, सबसे छोटा है 1। तो सबसे हम फार्मूला लगाया, रेंज का फार्मूला लार्ज में से स्मॉल निकाल दें, 8 माइनस 1, 7 इसका आंसर आ जाएगा जी। और दूसरे को अगर हम देख लें तो उसमें 22 सबसे बड़ा है और 2 सबसे छोटा है, तो इसकी रेंज निकल आएगी 20 जी। तो ये बेसिक बेसिक हमने कंसेप्ट देख लिए मैथमेटिक्स के। अब वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो एफपीएससी ने हमें दिया हुआ है सिलेबस, उसके मुताबिक चलेंगे। हर एक लेक्चर में एक टॉपिक को हम कवर करते जाएंगे, और मैं आपको वो एग्जाम्पल पास पेपर की उसमें दूंगा साथ साथ, कि पास पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। साथ आपको डेली का एक पास पेपर भी मैंने देना होता है, आज मैं पास पेपर आपको दूंगा, और उसका आपने मैथमेटिक्स का पोर्शन आपकी असाइनमेंट होगी, उस पेपर का मैथमेटिक्स का पोर्शन आपने सॉल्व करना है। जहां आपको कोई परेशानी होती है या नहीं समझ आता, तो ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि आप फेलोज उसमें ग्रुप के अंदर ही डिस्कशन करें, इनबॉक्स में ना चले जाएं, ग्रुप के अंदर रहते हुए चीजों को डिस्कस कर लें। किसी को क्वेश्चन नहीं आ रहा वो लिख दे, जिसको आता है वो पेपर पे सॉल्व करके या टेक्स्ट में सॉल्व करके वहां पे सेंड कर दे कि इसका जो है राइट तरीकाकार ये है, ताकि आपकी चीजों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। डेफिनेटली जो मैं आपको पेपर दूंगा उसके आपने बाकी एमसीक्यूज भी याद करने ही करने हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो आपने सॉल्व करके पीडीएफ फाइल में किसी पेज पे सॉल्व कर दें, वो आप पेपर भेजेंगे कल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले पहले तक। कोशिश किया करें जो काम आपको दिया जाए या जो टेस्ट आपके जिम्मे लगाया जाए उसको कर लिया करें। अगर आप नहीं करते तो एकेडमी ज्वाइन करने का फिर यकीन करें कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ लेक्चर्स तो यूट्यूब पे भी पड़े ही होते हैं, और बड़े से बड़े अच्छे टीचर जो हैं वर्ल्ड टाइम्स के, नोवा के, और एक से एक बेहतरीन टीचर्स के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। बेसिक मकसद एकेडमी ज्वाइन करने का होता ही ये है कि बाउंड करना अपने आप को। आप लेक्चर सुनते हैं, कुछ बातें डिस्कस हो जाती हैं, जो असाइनमेंट देता हूँ आप उसको सॉल्व कर लेते हैं, जो टेस्ट होता है आप उसको टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ हम रिटेन कर लेते हैं। वरना आजकल जैसे हमारी लाइफ का स्केड्यूल है, मल्टीमीडिया है या और मसरूफियात निकल आती हैं, दोस्तों के पास चले गए, सोशल मीडिया को यूज कर लिया, तो हम
डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मटेरियल लेक्चर्स तो सारा कुछ अवेलेबल होता ही है हमारे पास, तो मेन मकसद यही है आपकी एक एंगेजमेंट। तो उस एंगेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शो करें। टेस्ट अब कल भी बहुत कम लोगों ने, जो लास्ट एक टेस्ट था इस्लामिक स्टडीज का, वो बहुत कम स्टूडेंट्स ने जो है अटेम्प्ट किया। तो आगे इस तरह नहीं आप लोगों ने करना। हर स्टूडेंट जो है ना वो डेली जो काम मिलता है ना वो डेली उसको कर लिया करे। जैसे कि आज का लेक्चर है, आज के चीजों को आप प्रैक्टिस करें। जो आपको पास पेपर साइन करने लगा उसके मैथ के क्वेश्चंस को देखें, उसके बाकी क्वेश्चंस को एक दफा पढ़ें सारे के पेपर आता किस तरह से है। अपनी बेस बनाना स्टार्ट कर दें कि जब 3 से 4 महीने बाद आपका पेपर आए एफआईए का, तो आप उसको क्लियर कर सकें। और उसी के दौरान ना सिर्फ एफआईए, बाकी और भी बड़े डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आती रहती हैं। आप अपना एक माइंड में बना लें कि मैंने 2 से ढाई महीने 3 महीने में चीजों को कवर करके पेपर को क्लियर करना है। मेन एम एफआईए का ही रखें जिसपे अभी आपने अप्लाई किया, लेकिन और भी बहुत सारी जॉब्स आएंगी और सिलेबस यही होगा, सेम होगा। एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, एनटीएस हो, या आपके अपने प्रोविंस का जो भी सर्विस का कमीशन हो, सिलेबस सेम ही रहता है जनरल नॉलेज का। ठीक है जी, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैंने एग्जैक्ट डिस्कशन टाइम जो है फिक्स किया हुआ है आपका 7 to 9, लेकिन कोई भी डिस्कशन नहीं करता 2-3 स्टूडेंट्स के अलावा। सब बिजी होते हैं मेरा ख्याल है काफी ज्यादा, तो डिस्कशन कर लिया करें। कस्टम ज्यादा अच्छा है या एफआईए? दोनों अच्छे इदारे हैं, दोनों की डोमेन अलग अलग है। अब जो एफआईए है उसके अंदर थोड़ा सा सीन आ जाता है, आपने गिरफ्तारियां करनी है, पॉलिटिशियंस की करनी है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करनी है, और इस तरह के मामला में ज्यादा आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। कस्टम का दायरा कार आ जाता है बॉर्डर्स तक, जो बंदरगाहें हैं, एयरपोर्ट्स हैं, उन एरिया तक आ जाता है। तो कस्टम में पैसा है, काफी ज्यादा है, लेकिन कस्टम का जो आप लगा लें कि दायरा कार जो है वो एक महदूद आप कर सकते हैं उसको। वैसे तो कस्टम अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा अदारा है, मतलब बॉर्डर्स हैं जहां से क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग होती है, तो स्मगलिंग हो रही होती है और लोग पता नहीं कितना कितना पैसा उसके अंदर कमा लेते हैं तनख्वाह के अलावा। गिफ्ट भी मिल जाते हैं, आप रिश्वत नहीं भी लेते। एक पूरी कंसाइनमेंट है, फॉर एग्जाम्पल नाइकी शूज की है, कंसाइनमेंट है पूरी, उसमें क्रॉस बॉर्डर होना है। अब वो करोड़ों रुपए की है, तो जो मालकान है वो अगर आपको 4-5 शूज भी नाइकी के ओरिजिनल दे दें तो वो अच्छा खासा बन जाता है। और डेली के इस तरह के काफी सारी कंसाइनमेंट्स जो होती हैं वो क्लियर होनी होती हैं। तो इस हवाले से कस्टम्स भी एक अच्छी है, लेकिन जो एफआईए है उसका दायरा कार बहुत बड़ा है। विद इन पाकिस्तान जिधर जहां आप बैठे हैं वहीं उसका दायरा कार है। एफआईए का जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि एफआईए वाला बंदा चाहे तो जिस जगह बैठा है उसी जगह को जेल कंसीडर करके किसी भी बंदे को जेल में डाल सकता है। फिर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आता है कि वो अपने इख्तियारात को किस तरह से यूज करता है। ठीक है, थोड़ा सा और जो है ना एफआईए में देखें, पे तो दोनों की ऑलमोस्ट एफआईए की थोड़ी सी बल्कि ज्यादा ही है। बाकी 2 नंबर तरीके से कमाना है तो फिर वो कस्टम का अपना एक तरीका कार है, एफआईए का ज्यादा अलग तरीका कार है। कस्टम में डेफिनेटली जो 2 नंबर तरीके से अगर आपने कमाना है तो वो कस्टम में कमाई बहुत ज्यादा है। एफआईए के तो क्रिमिनल केसेस हैं, आप बाउंड हैं, आपकी ड्यूटी हेक्टिक भी बहुत ज्यादा है। कस्टम्स में थोड़ा सा आपके पास फ्री मार्जिन होता है और उसके अंदर आप फिर जरा हैंकी बैंकी कर सकते हैं थोड़ी सी। वो फिर हर बंदे का अपना एक वो होता है। वैसे ईमानदार बहुत कम ही मेरा ख्याल कोई ऐसा होगा जो ये सोचता होगा कि नहीं मैंने अपनी तनख्वाह में ही गुजारा करना है। थोड़ा बहुत मार्जिन हर बंदे ने रखा ही होता है वैसे। बाकी अथॉरिटी की बात होती है असल तो, कि ये अथॉरिटी वाली सीटें हैं, आपका वैसे ही एक नाम बन जाता है जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं एरिया के अंदर कि भाई जी असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये इंस्पेक्टर है एफआईए में। सोशल वैल्यू जो आपकी है ना वो काफी इंक्रीज हो जाती है, सोशल वर्थ आपकी इंक्रीज हो जाती है, आपको मसले मसाइल कोर्ट कचहरियों के वो वैसे ही हल हो जाते हैं एक कॉल के ऊपर। तो ये भी बड़ी चीज होती है अलोंग विद योर सैलरी। और अगर थर्ड स्टेप के ऊपर आप जो जाना चाहता है वो फिर एक अलग मामला है, वो हर बंदे की एक अपनी स्वाबदीद है। हमारा कुछ सिस्टम भी ऐसा है जो इसमें नहीं इन्वॉल्व होता, उसका फिर ट्रांसफर किसी ऐसी जगह पे कर देंगे वो लोग
जहाँ पे ना बिजली के सिग्नल, ना बिजली आती होगी, ना पानी आता होगा, ना जो है वो इंटरनेट के सिग्नल होंगे। तो हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा करप्ट है। लेकिन बड़े बड़े लोग देखे हैं, ईमानदार लोग देखे भी हैं, जो टफ हालात में रह के भी काम करते हैं और बाद में उनको प्रमोशन भी मिलती है, क्योंकि ऐसे लोगों की भी गवर्नमेंट की जरूरत होती है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जहाँ उनको पता होता है कि सिर्फ ईमानदार बंदा चाहिए, और उन्हें पता होता है वो फलां बंदा है, वो कहीं भी किसी की नहीं मानता। तो उस बंदे को उठा के वो फिर डायरेक्ट जो है ना अच्छे लेवल की सीट पे लगाते हैं, और वो फिर परफॉर्म भी करता है। नहीं, इस्लामियात आप लोगों ने आप आज से ज्वाइन किया ना, आपको इस्लामियात पढ़ाई जाएगी। मेरे बेसिकली रोटेशन के अंदर कोर्सेज होते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट एएसएफ के भी हैं जो पीछे से मेरे साथ चलते आ रहे हैं। कईयों के कंप्लीट होने वाले हैं सब्जेक्ट, कुछ जो हैं किन के 5 हो गए हैं, किसी के 6 हो गए हैं। वो एक रोटेशन में चल रहा होता है। आज आपने 3 लोगों ने न्यू ने ज्वाइन किया ना, आज तो आप समझें कि पहला सब्जेक्ट आपका आज से ही स्टार्ट हुआ है, और एंड डे जब भी आपका टाइम खत्म होगा तो आपको 6-7 सब्जेक्ट करवा दिए जाएंगे जिस दिन भी आपका एंड होगा। वो मैंने हर बंदे का डायरी पे स्केड्यूल लिखा होता है। वो स्टूडेंट ऐड होते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं, वो एक अलग वो है। क्योंकि न्यू सीट्स आएंगी, फॉर एग्जांपल आईबी की आ जाती हैं, तो मजीद स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। और सब्जेक्ट उनको भी वही, जो अजाफी कोई सब्जेक्ट करवाना हो वो फिर मैं उनको अलहदा से भी करवा देता हूँ। जैसे जिसको एक्ट करवाना है तो एक्ट करवा देंगे जब पेपर करीब आएगा। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। वो कौन सी जॉब है जिसमें गेटअप बदल के मिशन करते और कल्प्रिट्स को पकड़ते? वो बस थोड़ा सा ज्यादा कहानियां कुनियां हैं। कॉवर्ट ऑपरेशंस होते हैं आईएसआई के, एफआईए के नहीं होते, आईएसआई के होते हैं। वो भी ज्यादा जो है ना करते हैं, मिलिट्री इंडक्टेड लोग करते हैं। थोड़ा सा भेस बदल के जो मिशन करते हैं वो आर्मी के लोग होते हैं मोस्टली। जैसे जो हमारे नदीम अंजुम साहब हैं इस वक्त आईएसआई के जो चीफ हैं, आईएसआई के जो डीजी हैं, नदीम अंजुम आर्मी से इंडक्टेड है। आईएसआई एक सिविलियन अदारा है, लेकिन उसका हेड आप देख लें मिलिट्री मैन है। लेकिन उस बंदे ने 3 साल इंडिया के अंदर रह के, भेस बदल के, 3 साल वो इंडिया के अंदर रहा है। बलोचिस्तान नेटवर्क, रा का ये जो नेटवर्क है बलूचिस्तान को तोड़ने का, और 3 साल उसने पाकिस्तान में राब्ता नहीं किया, क्योंकि राब्ता करेगा पकड़ा जाएगा, कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। 3 साल बाद उसको मौका मिला, सारी इंफॉर्मेशन गैदर की, और फिर 3 साल बाद पाकिस्तान वापस आया वो बंदा। नदीम अंजुम की बात कर रहा हूँ, जो शक्ल से तो नहीं लगता या बोलने के स्टाइल से, एक दफा ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन उसकी आप वो देखें कि काम देखें कि 3 साल बिल्कुल भेस बदल के दहशत गर्दों के दरमियान रहना। ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं। कलभूषण यादव को जिसने पकड़ा था, तो वो भी अभी एक असिस्टेंट, एक डायरेक्टर की डेथ हुई है आईएसआई के, मियां चन्नू के करीब, खानेवाल कच्चाकू के करीब। तो वो भी भेस बदल के रह रहा था वहां पे। सीटीडी का वो था, डायरेक्टर था, डिप्टी डायरेक्टर वगैरह भी नहीं, डायरेक्टर। सीटीडी काउंटर टेररिज्म, आईएसआई के भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। वो भेस बदल के वहां पे बाइक पे मिलिटेंट्स को मिलने गया, जो दहशतगर्द है, उसके साथ बैठ के खाना शाना खाया। वो अपनी तरफ से उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था, लेकिन उन मिलिटेंट्स को ये पता चल गया कि ये आईएसआई का डायरेक्टर है। उन्हें कैसे पता चला? उस आईएसआई के डायरेक्टर को पिछले साल तमगा इम्तियाज के, पता नहीं कौन सा तमगा, सरेआम दे दिया गया। उसकी तस्वीरें वायरल हो गई, और उसमें बताया गया कि इस बंदे ने जो है फलां मौके के ऊपर टीटीपी के लोगों को पकड़वाया, फलां मौके के ऊपर आईएसआई के लोग, आईएसआईएस के लोगों को पकड़ाया, फलां होटल में तालिबान रह रहे थे, बम पकड़ना चाह रहे थे। वो उसकी तस्वीरें वायरल थी। वो भेष बदल के रह तो रहा था, लेकिन तालिबान का भी अपना एक नेटवर्क होता है, उनको पता चल गया। वो उनके लोगों से मिलने गया, बाइक के ऊपर गया निकलवाने इंफॉर्मेशन। बैठ के इकट्ठे खाना खाया, बाहर जैसे निकला उसने फायर मारा उसको। हाँ, ये कच्चे खूह के करीब की बात है, होटल की, आपने सुना होगा। और वो शहीद हो गए। तो ये मोस्टली जो ये कवर्ट ऑपरेशन होते हैं, ये आईएसआई के होते हैं। और सिविलियंस भी इसमें शामिल होते हैं, लेकिन ज्यादा मिलिट्री मैन करते हैं ये। तालिबान किस इंस्पेक्टर को कार, वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ डेपुटेशन पे, किस एरिया के ऊपर लगाते हैं। वो जो है ना, गाड़ियां शाड़ियां, वीगो डाले डूले, वो आईएसआई को में आम जो सिविलियन जाते हैं उनको नहीं मिलते, क्योंकि मेरे एक दो जानने वाले हैं,
उनको नहीं मिलते, वो जो हम कहते हैं ना वीगो आ गई और ये आ गया, वो नहीं मिलते, दूर के ढोल सुहाने हैं। तालिबान डेफिनेटली जो एरियाज हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, बलोचिस्तान और केपी के वाला एरिया है, जनूबी वजीरिस्तान और शुमाली वजीरिस्तान, जो फाटा वाला एरिया है, अब तो वो मर्ज हो गया केपी के में, तो बलोचिस्तान का एरिया, ये बॉर्डर लाइन पे अफगानिस्तान की तरफ से आते हैं ना, तो उधर ज्यादा ये तादाद में पाए जाते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? आज तो मुझे आप सब में एक छोटा छोटा मारफोर नजर आ रहा है, ज्यादा एक्टिव नहीं हो गए। नहीं, राजनपुर वाली साइड पे कुछ इनके नेटवर्क हो सकते हैं। राजनपुर का बॉर्डर शायद बलूचिस्तान वाली तरफ लगता हो। हाँ जी, क्लास तो खत्म हो गई है ये, अब वैसी ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। पाकिस्तान के लोग भी गेटअप चेंज करके और कर रहे होते हैं, वो भी वो ये वो पकड़े ISI में टोटल शक है। आपने अपने जितने कुलीग हैं उनमें पकड़ना है रा का एजेंट कौन सा है। एक अलग ही किस्म की ना शक्की तबीयत का बंदा उसमें होना चाहिए, जो हर वक्त शक ही करता रहे। आपने अपने लोगों में भी तो ढूंढना होता है कि रा के एजेंट ना वर्क कर रहे हो। ठीक है, आपकी भी तो आर्मी में रा के एजेंट हो सकते हैं जो इंडिया ने इधर भेजे हो। जैसे हमारा जब जो जनरल जो है, जनरल कह रहा हूँ, ये जो है नदीम अंजुम साहब, ये इंडिया के अंदर रहे हैं वहां पे, तो हमारे भी तो रा के लोग अपना भेष बदल के मौजूद हो सकते हैं। तो यहाँ भी दो मलंग, एक मलंग हमारा बन जाता है, एक उनका मलंग बन जाता है, दोनों बैठे चर्च पी रहे होते हैं। तो दोनों ने ढूंढना होता है कि ये जो एक एरिया है इसके अंदर दूसरी टीम का मेंबर कौन सा है। फिर कई इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको निकालना होता है, पॉलिटिशियंस पे नजर रखनी होती है, वो तो नहीं मिल गए किसी और टीम के साथ। घरों में कुक बन जाते हैं, काम करने वाले बन जाते हैं, वीडियोस बनानी होती हैं पॉलिटिशियंस की या ब्यूरोक्रेट्स की, ब्लैकमेलिंग, वो आपको सारे मामला पता ही है। तो इसलिए भी ये सारे मामला किए जाते हैं। हाँ जी, चलें, क्लास खत्म हो गई है, तो ठीक हो गया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।